नमस्कार। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि आपको जैसा भी कंटेंट लग रहा हो, अच्छा या बुरा, आप अपने सुझाव देने का कष्ट करें। हम इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर लाएंगे, आपके सुझाव को अवश्य मानेंगे और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अध्याय 12, औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य। स्थापत्य अर्थात आर्किटेक्चर होता है, भवन निर्माण की शैली, भवन किस प्रकार से बन रहा है उसके बारे में। इस अध्याय में हम औपनिवेशिक भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। शहरीकरण अर्थात शहर के बढ़ने का क्रम। गांव की अपेक्षा शहर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। वहाँ पे लाखों लाखों लोग हर साल आते हैं, जिसके कारण नई नई समस्याएं पैदा होती हैं और नए नए घर, सड़क और सर्विसेज, मतलब बिजली, पानी, ये सब चीज़ें का अभाव या फिर बढ़ता रहता है। इसी प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। औपनिवेशिक शहरों की चारित्रिक विशिष्टताओं का अन्वेषण करेंगे। अन्वेषण अर्थात जांच, और उनमें होने वाले सामाजिक परिवर्तनों को देखेंगे। हम 3 बड़े शहरों मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई के विकास क्रम को गहनता से देखेंगे। तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण, मतलब मछली पकड़ना, तथा बुनाई के गांव थे। वे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। कंपनी के एजेंट 1639 में मद्रास तथा 1690 में कलकत्ता में बस गए। 1661 में बम्बई को ब्रिटेन के राजा ने कंपनी को दे दिया गया था, जिससे उसने पुर्तगाल के शासक से अपनी पत्नी के दहेज के रूप में प्राप्त किया था। कंपनी ने इन 3 बस्तियों में व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किए। तथ्य है कि 1661 में जो ब्रिटेन का राजा था, उसने बम्बई को ब्रिटेन को दे दिया था। उसकी पत्नी के साथ ही पुर्तगालियों ने, अर्थात पुर्तगाल के शासक ने उसे सौंपा था बम्बई के राजा को। मतलब पुर्तगाल से बम्बई एक राजा को मिला और उस बम्बई को राजा ने कंपनी को दे दी। चित्र है ओरिएंटल सीनरी। 1798 में प्रकाशित डेनियल के एक चित्र पर आधारित टॉमस तथा विलियम डेनियल द्वारा फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास का दक्षिण पश्चिमी अवलोकन। माल से लदे यूरोपीय जहाज दूर क्षितिज पर अंकित हैं। अग्रभाग में मछुआरों की देसी नाव देखी जा सकती है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये कस्बे बड़े शहर बन गए थे, जहां से नए शासक पूरे देश पर नियंत्रण करते थे। आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा नए शासकों के प्रभुत्व को दर्शाने के लिए संस्थानों की स्थापना की गई। भारतीयों ने इन शहरों में राजनीतिक प्रभुत्व का नए तरीके से अनुभव किया। मद्रास, बम्बई, कलकत्ता के नक्शे अन्य पुराने भारतीय कस्बों से काफ़ी हद तक अलग थे और इन शहरों में बनाए गए भवनों पर अपने औपनिवेशिक उद्भव की स्पष्ट छाप थी। इमारतें क्या अभिव्यक्त करती हैं और स्थापत्य क्या जाहिर कर सकता है, इतिहास के छात्र छात्राओं को इस सवाल पर जरूर सोचना चाहिए। याद रखिए कि स्थापत्य हमारे विचारों को पत्थर, ईंट, लकड़ी या प्लास्टर के माध्यम से आकार देने में सहायक होता है। सरकारी अधिकारी के बंगले और अमीर व्यापारी के महलनुमा आवास से लेकर श्रमिक की साधारण झोपड़ी तक, भवन सामाजिक संबंधों और पहचानों को कई प्रकार से परिलक्षित करते हैं। जब भी कोई राजा अपना अधिकार जमाता है किसी क्षेत्र पे, तो अपने प्रकार का उसके दिमाग में जो भी चल रहा होता है, डिपेंड करता है कि वो किसी धर्म को मानने वाला है या फिर उसके मन में क्या विचार हैं, वो उन चीज़ों को बिल्डिंग्स के रूप में उकेरता है। अलग अलग टाइम पे आप देखेंगे कि अलग अलग वास्तुकला की शैली आई। ये इसी कारण से थी कि या फिर उनका धर्म कुछ अलग था या फिर उनकी विशेष रुचि थी। कई बार 2 धर्म मिलके, जैसे इंडो पर्शियंस का एग्जाम्पल है या फिर इंडो इस्लामिक भी कहा जाता है। मुग़लों के टाइम पे बहुत सारे बिल्डिंग्स बने, उससे पहले हिंदू रीति रिवाज के थे। उसी प्रकार जब अंग्रेज आए तो उनके कारण भी बिल्डिंगों में कुछ बदलाव आए, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। स्रोत 1, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन।
1857 में ब्रिटिश सेना द्वारा शहर पर अधिकार करने के बाद दिल्ली के लोगों ने क्या किया, इसका वर्णन प्रसिद्ध शायर मिर्ज़ा गालिब इस प्रकार करते हैं। दुश्मन को पराजित करने और भगा देने के बाद विजेताओं अर्थात ब्रिटिश ने सभी दिशाओं से शहर को उजाड़ दिया। वो सड़क पर मिले उन्हें काट दिया गया। 2 से 3 दिनों तक कश्मीरी गेट से चांदनी चौक तक शहर की हर सड़क युद्ध भूमि बनी रही। 3 द्वार अजमेरी, तुर्कमान तथा दिल्ली अभी भी विद्रोहियों के कब्जे में थे। इस प्रतिशोधी आक्रोश तथा घृणा के नंगे नाच से लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया और बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं इन तीनों द्वारों से हड़बड़ाकर पलायन करने लगे। शहर के बाहर छोटे गांवों में और देवस्थलों में शरण ले अपनी वापसी के अनुकूल समय का इंतजार करते रहे। मिर्ज़ा गालिब ने ये लिखा है। पूर्व औपनिवेशिक काल में कस्बे और शहर, ये पहली हेडिंग है। इससे पहले कि हम औपनिवेशिक काल में शहरों के विकास का अन्वेषण करें, हमें ब्रिटिश शासन के पहले की शताब्दियों के शहरों पर नज़र डालनी चाहिए, अर्थात उससे पहले भवन कैसे थे, कस्बों को उनका चरित्र कैसे मिला। कस्बों को सामान्यतः ग्रामीण इलाकों के विपरीत परिभाषित किया जाता था। वे विशिष्ट प्रकार की आर्थिक गतिविधियों और संस्कृतियों के प्रतिनिधि बनकर उभरे। लोग ग्रामीण अंचलों में खेती, जंगलों में संग्रहण या पशुपालन के द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। इसके विपरीत कस्बों में शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक तथा शासक रहते थे। कस्बों का ग्रामीण जनता पर प्रभुत्व होता था और वे खेती से प्राप्त करों और अधिशेष के आधार पर फलते फूलते थे। अक्सर कस्बों और शहरों की किलेबंदी की जाती थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों से उनकी पृथकता को चिन्हित करती थी। किलेबंदी अर्थात बाउंड्री कर दिया जाता था बड़े बड़े दीवारों से। फिर भी कस्बों और गांवों के बीच की पृथकता अनिश्चित होती थी। किसान तीर्थ करने के लिए लंबी दूरियां तय करते थे और कस्बों से होकर गुजरते थे। वे अकाल के समय कस्बों में जमा भी हो जाते थे। इसके अतिरिक्त लोगों और माल का कस्बों से गांवों की ओर विपरीत गमन भी था। जब कस्बों पर आक्रमण होते थे तो लोग अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में शरण लेते थे। व्यापारी और फेरी वाले कस्बे से माल गांव ले जाकर बेचते थे, जिसके द्वारा बाजारों का फैलाव और उपभोग की नई शैलियों का सृजन होता था। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में मुगलों द्वारा बनाए गए शहर जनसंख्या के केंद्रीकरण, अपने विशाल भवनों तथा अपनी शाही शोभा व समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। आगरा, दिल्ली और लाहौर शाही प्रशासन और सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। मनसबदार और जागीरदार, जिन्हें साम्राज्य के अलग अलग भागों में क्षेत्र दिए गए थे, सामान्यतः इन शहरों में अपने आवास रखते थे। इन सत्ता केंद्रों में आवास एक अमीर की स्थिति और प्रतिष्ठा का संकेतक था, अर्थात शहरों में रसूखदार लोगों का ही घर हुआ करता था। यह एक प्रतीक था कि वहाँ जो भी अमीर होगा उसका घर अवश्य रहेगा। अभी भी लगभग वही हाल है। जो भी गांव में अमीर हो जाते हैं, शहरों में ज़मीन ले लेते हैं और कुछ लोग तो बस भी जाते हैं वहीं पे। इन केंद्रों में सम्राट और कुलीन वर्ग की उपस्थिति के कारण वहाँ कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करना आवश्यक था। शिल्पकार कुलीन वर्ग के परिवारों के लिए विशिष्ट हस्तशिल्प का उत्पादन करते थे। ग्रामीण अंचलों से शहर के बाजारों में निवासियों और सेना के लिए अनाज लाया जाता था। राजकोष भी शाही राजधानी में ही स्थित था, इसलिए राज्य का राजस्व भी नियमित रूप से राजधानी में आता रहता था। सम्राट एक किलेबंद महल में रहता था और नगर एक दीवार से घिरा होता था, जिसमें अलग अलग द्वारों से आने जाने पर नियंत्रण रखा जाता था। नगरों के भीतर उद्यान, मस्जिदें, मंदिर, मकबरे, महाविद्यालय, बाजार तथा कारवां सराय स्थित होती थी। नगर का ध्यान महल और मुख्य मस्जिद की ओर होता था। दक्षिण भारत के नगरों जैसे मदुरई और कांचीपुरम में मुख्य केंद्र मंदिर होता था। ये नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी थे। धार्मिक त्यौहार अक्सर मेलों के साथ होते थे।
जिससे तीर्थ और व्यापार जुड़ जाते थे। सामान्यतः शासक धार्मिक संस्थानों का सबसे ऊंचा प्राधिकारी और मुख्य संरक्षक होता था। समाज और शहर में अन्य समूहों और वर्गों का स्थान शासक के साथ उनके संबंधों से तय होता था। चित्र 2, शाहजहानाबाद 1857। शहर के चारों ओर बनाई गई दीवारों को 1857 के बाद ढहा दिया गया था। लाल किला नदी के किनारे पर दिखाई दे रहा है। दाईं तरफ फासले पर रिज में आप ब्रिटिश बसावट और छावनी देख सकते हैं। मध्यकालीन शहरों में शासक वर्ग के वर्चस्व वाली सामाजिक व्यवस्था में हरेक से अपेक्षा की जाती थी कि उसे समाज में अपना स्थान पता हो। उत्तर भारत में इस व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य कोतवाल नामक राजकीय अधिकारी का होता था, जो नगर में आंतरिक मामलों पर नज़र रखता था और कानून व्यवस्था बनाए रखता था। दिल्ली का कोतवाल। क्या आप जानते हैं कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे। इस बारे में और जानकारी के लिए जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा पढ़ें। 18वीं शताब्दी में परिवर्तन। यह सब 18वीं शताब्दी में बदलने लगा। राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर पतनोन्मुख हुए और नए नगरों का विकास होने लगा। मुगल सत्ता के क्रमिक क्षरण के कारण ही उसके शासन से संबद्ध नगरों का अवसान होने लगा। अवसान मतलब कि खराब होना, एक घटना एक तरीके से कहते हैं। मुगल राजधानियों दिल्ली और आगरा ने अपना राजनीतिक प्रभुत्व खो दिया। नई क्षेत्रीय ताकतों का विकास क्षेत्रीय राजधानियों लखनऊ, हैदराबाद, सेरिंगपट्टम, पूना आज का पुणे, नागपुर, बड़ौदा तथा तंजौर आज का तंजावुर के बढ़ते महत्व में परिलक्षित हुआ। व्यापारी, प्रशासक, शिल्पकार तथा अन्य लोग पुराने मुगल केंद्रों से इन नई राजधानियों की ओर काम तथा संरक्षण की तलाश में आने लगे। नए राज्यों के बीच निरंतर लड़ाइयों का परिणाम यह था कि भाड़े के सैनिकों को भी यहाँ तैयार रोजगार मिलता था। कुछ स्थानीय विशिष्ट लोगों तथा उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य से संबद्ध अधिकारियों ने भी इस अवसर का उपयोग कस्बे और गंज जैसी नई शहरी बस्तियों को बसाने में किया, परंतु राजनीतिक विकेंद्रीकरण के प्रभाव सब जगह एक जैसे नहीं थे। कई स्थानों पर नए सिरे से आर्थिक गतिविधियां बढ़ी। कुछ अन्य स्थलों पर युद्ध, लूटपाट तथा राजनीतिक अनिश्चितता आर्थिक पतन में परिणत हुए। आप जानकारी लेंगे तो पता चलेगा कि आपके आसपास के कुछ न कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसके लास्ट में गंज लगा हुआ है, जैसे दरियागंज या फिर कस्बा लगा हुआ है। कस्बा ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को कहा जाता है जो सामान्यतः स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता है। गंज छोटे अस्थायी बाजार को कहा जाता है। कस्बा और गंज दोनों कपड़ा, फल, सब्जी तथा दूध उत्पादों से संबद्ध थे। विशिष्ट परिवारों तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे। इस समय आप देखेंगे कि कुछ गांव, जैसे 2-4 गांवों के बाद से कोई न कोई छोटा सा जगह है जहां पे बाजार वगैरह लगता रहता है, उसे ही कस्बा मान लीजिए। उसी टाइप की बातें हैं। व्यापार तंत्रों में परिवर्तन शहरी केंद्रों के इतिहास में परिलक्षित हुए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने पहले मुगल काल में ही विभिन्न स्थानों पर आधार स्थापित कर लिए थे। पुर्तगालियों ने 1510 में पणजी में, डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने मद्रास में 1639 में तथा फ्रांसीसियों ने 1673 में पांडिचेरी आज का पुद्दुचेरी में व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार के साथ ही इन व्यापारिक केंद्रों के आसपास नगर स्थापित होने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान शक्तिशाली जल आधारित यूरोपीय साम्राज्यों ने ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्यवाद तथा पूंजीवाद की शक्तियाँ अब समाज के स्वरूप को परिभाषित करने लगी। चित्र 3, नदी से गोवा शहर का एक दृश्य, जे ग्रेग द्वारा 1812 में। नदी के दोनों तरफ घर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जिस नाव ज़्यादा हैं उस तरफ कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं।
मध्य 18वीं शताब्दी से परिवर्तन का एक नया चरण आरंभ हुआ। जब व्यापारिक गतिविधियां अन्य स्थानों पर केंद्रित होने लगीं, तो 17वीं शताब्दी में विकसित हुए सूरत, मछलीपट्टनम तथा ढाका पतनोन्मुख हो गए। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जैसे जैसे अंग्रेजों ने राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैला, मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई जैसे औपनिवेशिक बंदरगाह शहर तेजी से नई आर्थिक राजधानियों के रूप में उभरे। ये औपनिवेशिक प्रशासन और सत्ता के केंद्र भी बन गए। नए भवनों और संस्थानों का विकास हुआ तथा शहरी स्थानों को नए तरीके से व्यवस्थित किया गया। नए रोजगार विकसित हुए और लोग इन औपनिवेशिक शहरों की ओर उमड़ने लगे। लगभग 1800 तक ये जनसंख्या के लिहाज से भारत के विशालतम शहर बन गए थे। जहाँ भी रोजगार होता है वहाँ पे लोग उमड़ के चले आते हैं। यही हाल उस समय हुआ होगा, रोजगार वहीं सबसे ज़्यादा होगा। शहरों के नाम मद्रास, बम्बई और कलकत्ता शब्द उन गांवों के अंग्रेजी प्रभावित नाम है जहां अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक चौकियां बनाई थीं। अब उन्हें चेन्नई, मुंबई और कोलकाता कहा जाने लगा है। चर्चा कीजिए, आप जिस कस्बे, शहर या गांव में रहते हैं वहां कौन सी इमारत, संस्थान या स्थान सबसे ज़्यादा फोकस में रहता है। उसके इतिहास की पड़ताल कीजिए, पता लगाइए कि उसका निर्माण कब किया गया, किसने किया, क्यों किया, उस इमारत के क्या उपयोग हैं और क्या उसकी उपयोगिता में कोई बदलाव आया है। दूसरी हेडिंग, औपनिवेशिक शहरों की पड़ताल। औपनिवेशिक रिकॉर्ड्स और शहरी इतिहास। औपनिवेशिक शासन बेहिसाब आंकड़ों और जानकारियों के संग्रह पर आधारित था। अंग्रेजों ने अपने व्यावसायिक मामलों को चलाने के लिए व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा रखा था। बढ़ते शहरों में जीवन की गति और दिशा पर नज़र रखने के लिए वे नियमित रूप से सर्वेक्षण करते थे, सांख्यिकीय आंकड़े इकट्ठा करते थे और विभिन्न प्रकार की सरकारी रिपोर्टें प्रकाशित करते थे। अर्थात शुद्ध रूप से वो लोग डाटा आधारित कार्य करते थे, जिस प्रकार इस समय कार्य होता है। हालांकि इस समय तो कंप्यूटर हो गए हैं तो काम आसान है, उस समय थोड़ा मुश्किल होता होगा, लेकिन उन्होंने, हमको लगता है कि कार्यप्रणाली उन्हीं की देन थी, जिसके कारण इतना ज़्यादा हो सकता है कि भारत में पहले ना हुआ करता हो। प्रारंभिक वर्षों से ही औपनिवेशिक सरकार ने मानचित्र तैयार करने पर खास ध्यान दिया। सरकार का मानना था कि किसी जगह की बनावट और भूदृश्य को समझने के लिए नक्शे जरूरी होते हैं। इस जानकारी के सहारे वे इलाके पर ज़्यादा बेहतर नियंत्रण कायम कर सकते थे। जब शहर बढ़ने लगे तो न केवल उनके विकास की योजना तैयार करने के लिए बल्कि व्यवसाय को विकसित करने और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए भी नक्शे बनाए जाने लगे। अभी भी हर 10 साल के लिए डेवलपमेंट प्लान बनाए जाते हैं। वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़, बड़े बड़े जो शहर हैं, बनाते हैं कि 10 साल में हम कहाँ कहाँ क्या विकसित करने वाले हैं। जो क्षेत्र अविकसित होते हैं उनके लिए होता है खास तौर पे। शहरों के नक्शों से हमें उस स्थान पर पहाड़ियों, नदियों व हरियाली का पता चलता है। ये सारी चीज़ें रक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए योजना तैयार करने में बहुत काम आती है। इसके अलावा घाटों की जगह, मकानों की सघनता और गुणवत्ता तथा शहरों की स्थिति आदि से इलाके की व्यावसायिक संभावनाओं का पता लगाने और कराधान, टैक्स व्यवस्था की रणनीति बनाने में मदद मिलती है। 19वीं सदी के आखिर में अंग्रेजों ने वार्षिक नगरपालिका कर वसूली के जरिए शहरों के रखरखाव के वास्ते पैसा इकट्ठा करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। अर्थात लोकल एरिया टैक्स जो अभी भी लगा करता है, अलग रूप से नगर निगमों को ये अधिकार होता है कि वो टैक्स वगैरह वसूल सकते हैं। टकरावों से बचने के लिए उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को भी सौंपी हुई थी। आंशिक लोक प्रतिनिधित्व से लैस नगर निगम जैसे संस्थानों का उद्देश्य शहरों में जलापूर्ति, निकासी, सड़क निर्माण और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसी अति आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना था। दूसरी तरफ नगर निगमों की गतिविधियों से नए तरह के रिकॉर्ड्स पैदा हुए, जिन्हें नगर पालिका रिकॉर्ड रूम में संभाल कर रखा जाने लगा। शहरों के फैलाव पर नज़र रखने के लिए नियमित रूप से लोगों की गिनती की जाती थी। 19वीं सदी के मध्य तक विभिन्न क्षेत्रों में
कई जगह स्थानीय स्तर पर जनगणना की जा चुकी थी। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 में किया गया। इसके बाद 1881 में दशकीय हर 10 साल में होने वाली जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई। लॉर्ड रिपन ने स्टार्ट की थी इस व्यवस्था को 1881 में। भारत में शहरीकरण का अध्ययन करने के लिए जनगणना से निकले आंकड़े एक बहुमूल्य स्रोत हैं। अभी भी हर 10 साल पे किया जाता है। हालांकि इस बार कुछ देरी हो रही है, अभी तक जनगणना स्टार्ट नहीं हुआ है, 2023 आ चुका है। चित्र 4, बम्बई का मानचित्र। कासल दुर्ग नामक गोले में घिरा हिस्सा किलाबंद आबादी का अंग था। बिंदुकित भाग में वे 7 द्वीप दर्शाए गए हैं जिन्हें भूमि विकास परियोजनाओं के जरिए एक दूसरे से जोड़ दिया गया था। आप मानचित्र देख सकते हैं, इसमें बनाया गया है। जब हम इन रिपोर्टों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐतिहासिक परिवर्तन को मापने के लिए ठोस जानकारी उपलब्ध है। बीमारियों से होने वाली मौतें की सारणियों का अंतहीन सिलसिला या उम्र, लिंग, जाति एवं व्यवसाय के अनुसार लोगों को गिनने की व्यवस्था से संख्याओं का एक विशाल भंडार मिलता है, जिससे सटीकता का भ्रम पैदा हो जाता है। लेकिन इतिहासकारों ने पाया कि ये आंकड़े भ्रामक भी हो सकते हैं। इन आंकड़ों का इस्तेमाल करने से पहले हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आंकड़े किसने इकट्ठे किए हैं और उन्हें क्यों तथा कैसे इकट्ठा किया गया था। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि किस चीज़ को मापा गया था और किस चीज़ को नहीं मापा गया था। ये बात भी सही है, हो सकता है कि कोई भ्रामक जानकारी दी गई हो। मिसाल के तौर पर जनगणना एक ऐसा साधन थी जिसके जरिए आबादी के बारे में सामाजिक जानकारियों को सुगम्य आंकड़ों में तब्दील किया जाता था, लेकिन इस प्रक्रिया में कई भ्रम थे। जनगणना आयुक्तों ने आबादी के विभिन्न तबकों का वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग श्रेणियां बना दी थीं। कई बार यह वर्गीकरण निहायक अतार्किक होता था और लोगों की परिवर्तनशील व परस्पर काटती पहचानों को पूरी तरह नहीं पकड़ पाता था। भला ऐसे व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाएगा जो कारीगर भी था और व्यापारी भी? जो आदमी अपनी ज़मीन पर खुद खेती करता है और उपज को खुद शहर ले जाता है, उसको किस श्रेणी में गिना जाएगा? उसे किसान माना जाएगा या व्यापारी? यदि दोनों जगह लिखा जाएगा तो गणना 2 बार हो जाएगी, डाटा ज़्यादा आएगा। बहुधा लोग खुद भी इस प्रक्रिया में मदद देने से इनकार कर देते थे या जनगणना आयुक्तों को गलत जवाब दे देते थे। काफ़ी अरसे तक वे जनगणना कार्यों को संदेह की दृष्टि से देखते रहे। लोगों को लगता था कि सरकार नए टैक्स लागू करने के लिए जांच करवा रही है। ऊंची जाति के लोग अपने घर की औरतों के बारे में जानकारी देने से हिचकते थे। महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे घर के भीतरी हिस्सों में दुनिया से कटकर रहें। उनके बारे में सार्वजनिक दृष्टि या सार्वजनिक जांच को सही नहीं माना जाता था। जनगणना अधिकारियों ने यह भी पाया कि बहुत सारे लोग ऐसी पहचानों का दावा करते थे जो ऊंची हैसियत की मानी जाती थीं। शहरों में ऐसे भी लोग थे जो फेरी लगाते थे या काम न होने पर मजदूरी करने लगते थे। इस तरह के बहुत सारे लोग जनगणना कर्मचारियों के सामने खुद को अक्सर व्यापारी बताते थे, क्योंकि उन्हें मजदूरी के मुकाबले व्यापार ज़्यादा सम्मानित गतिविधि लगती थी। नक्शे क्या बताते हैं और क्या छिपाते हैं? सर्वेक्षण पद्धतियों के विकास, सटीक वैज्ञानिक औजारों और ब्रिटिश शाही ज़रूरतों की वजह से मानचित्रों को बड़ी सावधानी के साथ तैयार किया जाता था। सर्वे ऑफ इंडिया भारत सर्वेक्षण का गठन 1878 में किया गया था। उस समय तैयार किए गए नक्शों में हमें काफ़ी सारी जानकारी तो मिलती है, साथ ही अंग्रेज शासकों की सोच में निहित भेदभाव भी उजागर हो जाता है। मसलन शहर में गरीबों की बड़ी बड़ी बस्तियों को नक्शे पर चिन्हित ही नहीं किया गया, क्योंकि शासकों के लिए उनका महत्व नहीं था। परिणाम स्वरूप यह मान लिया गया कि नक्शे पर मौजूद ये रिक्त स्थान अन्य विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध हैं। जब इन योजनाओं को शुरू किया गया तो वहाँ से गरीबों को हटा दिया गया। आज भी यही होता है, जब कोई बड़ी कार्य योजना स्टार्ट होती है तो वहाँ के लोगों को हटा दिया जाता है। ख़ास तौर पे ये झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ होता है। उनको कहीं काउंट भी नहीं किया जाता और कोई योजना चलती है तो सबसे पहले उन्हें हटा दिया जाता है, क्योंकि ये अवैध कब्जा कर किए होते हैं।
सिस्टम के अनुसार। मृत्यु दर और बीमारियों से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करना भी लगभग असंभव था। बीमार पड़ने की जानकारी भी लोग प्रायः नहीं देते थे। बहुत बार इलाज भी गैर लाइसेंसी डॉक्टरों से करा लिया जाता था। ऐसे में बीमारी या मौत की घटनाओं का सटीक हिसाब लगाना कैसे संभव था। कहने का मतलब यही है कि इतिहासकारों को जनगणना जैसे स्रोतों का भारी एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है। उन्हें जनगणना के पीछे निहित संभावित पूर्वाग्रहों को ध्यान में रखते हुए इन संख्याओं को सावधानी से पड़ताल करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि ये संख्याएं क्या नहीं बता रही हैं। मगर जनगणना और नगरपालिका जैसे संस्थानों के सर्वेक्षण, मानचित्रों और रिकॉर्डों के सहारे औपनिवेशिक शहरों का पुराने शहरों के मुकाबले ज़्यादा विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। बदलाव के रुझान। जनगणनाओं का सावधानी से अध्ययन करने पर कुछ दिलचस्प रुझान सामने आते हैं। सन 1800 के बाद हमारे देश में शहरीकरण की रफ्तार धीमी रही। पूरी 19वीं सदी और 20वीं सदी के पहले 2 दशकों तक देश की कुल आबादी में शहरी आबादी का हिस्सा बहुत मामूली और स्थिर रहा। इसे चित्र 12.5 से समझा जा सकता है। 1900 से 1940 के बीच 40 वर्षों में शहरी आबादी 10% से बढ़कर लगभग 13% हो गई थी। अपरिवर्तनशीलता के नीचे विभिन्न क्षेत्रों में शहरी विकास के रुझानों में उल्लेखनीय उतार चढ़ाव छिपे हुए हैं। छोटे कस्बों के पास आर्थिक रूप में विकसित होने के ज़्यादा मौके नहीं थे। दूसरी तरफ कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तेज़ी से फैले और जल्दी ही विशाल शहर बन गए। कहने का मतलब यह है कि नए व्यावसायिक एवं प्रशासनिक केंद्रों के रूप में इन 3 शहरों के पनपने के साथ साथ कई दूसरे तत्कालीन शहर कमज़ोर भी पड़ते जा रहे थे। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का केंद्र होने के नाते ये शहर भारतीय सूती कपड़े जैसे निर्यात उत्पादों के लिए संग्रह डिपो थे। मगर इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद इस प्रवाह की दिशा बदल गई और इन शहरों में ब्रिटेन के कारखानों में बनी चीज़ें उतरने लगीं। भारत से तैयार माल के बजाय कच्चे माल का निर्यात होने लगा और ये तबाही की शुरुआत थी। इस आर्थिक गतिविधि का स्वरूप ऐसा था कि उसने औपनिवेशिक शहरों को देश के परंपरागत शहरों और कस्बों से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। भारत में शहरीकरण 1881 से 1942 तक साल। कुछ आबादी में शहरी आबादी का प्रतिशत आप देखेंगे कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 1891 के बाद से 1941 तक आते आते 1891 में 9.4% थी टोटल जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, और 1941 में बढ़ के 12.8 हो गई। चर्चा कीजिए। जनगणना के अलावा ऐसी 2 विधियां बताइए जिनके माध्यम से आधुनिक शहरों में आंकड़े इकट्ठा करने और उनको संकलित करने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुका है। सांख्यिकी आंकड़ों या शहर के नक्शों में से किसी एक का अध्ययन कीजिए। पता लगाइए कि ये आंकड़े किसने और क्यों इकट्ठा किए। इस तरह के संग्रह में कौन से संभावित भेदभाव छिपे हो सकते हैं और कौन सी जानकारियां थीं जिनको दर्ज नहीं किया गया। यह पता लगाइए कि वे नक्शे क्यों बनाए गए और क्या उनमें शहर के सभी भागों को समान बारीकी से चिन्हित किया गया। 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई। इसने शहरों की काया पलट कर दी। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा क्योंकि ये शहर पुराने मार्गों और नदियों के समीप थे। हर एक रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण बिंदु बन चुका था। उदाहरण के लिए गंगा के किनारे स्थित मिर्ज़ापुर दक्कन से कपास तथा सूती वस्तुओं के संग्रह का केंद्र था, जो बंबई तक जाने वाली रेलवे लाइन के अस्तित्व में आने के बाद अपनी पहचान खोने लगा था। देखें अध्याय 10 चित्र 18। रेलवे नेटवर्क के विस्तार के बाद रेलवे वर्कशॉप्स और रेलवे कॉलोनियों की भी स्थापना शुरू हो गई। जमालपुर, वाल्टेयर और बरेली जैसे रेलवे नगर अस्तित्व में आए। चित्र 6 फोर्ट एरिया का बोरा बाजार 1885। जैसे जैसे बम्बई फैली, फोर्ट एरिया में भी भीड़ बढ़ने लगी। व्यापारी, दुकानदार और नौकरी पेशा लोग इस इलाके में आने लगे। बहुत सारे नए बाजार खुले और बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगीं। इसके भीड़ भड़ाके से चिंतित अंग्रेजों ने
फोर्ट के उत्तरी इलाके से भारतीयों को खदेड़ने की कोशिशें शुरू कर दी।